बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालिबात। आज का हमारा मौजू है तारीख़ अदब उर्दू एक जायज़ा। तालिबात, इससे पहले लेक्चर में आपने जाना कि डॉक्टर जमील जालबी की शख्सियत और उनका फ़न कैसा है, और फिर आपने ये भी देखा कि तारीख़ अदब सिर्फ़ अदब की तारीख़ मुरतब करने का नाम नहीं, बल्कि उस ज़माने की माशरत, उस ज़माने की तहज़ीब व सक़ाफ़त और उन तमाम लिसानी अवामिल को परखने का नाम भी है। तालिबात, तारीख़ अदब उर्दू डॉक्टर जमील जालबी का एक ऐसा शाहकार है जिसकी बुलंदी व अज़मत अदबी रवायत की हमेशा हमरकाब रहेगी। डॉक्टर साहब ने अपनी इस पुरशकूक काविश का इजहार, बड़ी शान शौकत वाली ये उनकी कोशिश है, तारीख़ अदब की सूरत में 4 जिल्दों में मुकम्मल करने का ख्वाब देखा, और फिर ये उनका ख्वाब, उनकी दिलजमी, उनकी ज़काफ़त, उलुल अज़मी, क्योंकि वो डटे रहने यानी वो इरादे के पक्के थे, उनके तारीख़ी शऊर, उनकी तनकीदी बसीरत की बदौलत ऐसा होना मुमकिन सूरत इख्तियार करता चला गया। यानी वो काम जिसका उन्होंने इरादा किया था, उसको उन्होंने 4 जिल्दों में मुकम्मल कर दिया, और ये सब कुछ उनकी काम के साथ जुड़े रहने और उनके मजबूत इरादे, उनके तारीख़ी शऊर और उनके तनकीदी बसीरत की वजह से मुमकिन हो पाया। तालिबात, तारीख़ अदब उर्दू को जब हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि वो कदीम तारीख़ का शको लिए आज उर्दू तारीख़ दानों की रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम दे रही है। इसी वजह से इनकी इल्मी और अदबी खिदमात के सिले में इनको सितारा इम्तियाज़ और हलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। तारीख़ अदब उर्दू जिल्द अव्वल को मजलिस तरक्की उर्दू लाहौर ने 1975 में शाया किया। ये जिल्द इब्तदा से 1750 तक के हालात व वाक़यात, लिसानी रवैयों, माशी व माशरती मिजाज, उर्दू के बदलते हुए रुझानात, इलाकाई खसाइस, खुसूसन हिंदवी मिजाज, फ़ारसी के तालमेल, अबूरी अदवार का सियासी पहलुओं में तजिया करके इसके खसाइस गंवाती है। ये जिल्द तमहीद से शुरू होकर फ़स्ल अव्वल था फ़स्ल शिशुम तक फैली हुई है। किताब में जगह बनने वाले ज़मीमा जात की तादाद बढ़ चुकी है। किताब के आखिर में जब हम देखते हैं तो हमें एक मुकम्मल और जामे हाशिया नज़र आता है, जो मुताला करने वाले यानी जो शख्स मुताला करना चाहे उसको कुतब, अशखास, मकामात और मौज़ूआत का अहाता करता है। यानी उस हाशिये में कुतब और अशखास, मकामात और जो मौजू हो इसमें बहस में आए हैं उन पर बात की गई है। इस किताब को ख़त नस्तालीक में शाया किया गया है और हवाला जात को फुट नोट में ही नुमाया किया गया, यानी सफ़े के नीचे ही दिया गया है। तारीख़ अदब उर्दू अपनी बहुत सी खसूसियात, मसलन मालूमात, वज़ाहत और तहकीकी नौइयत के एतबार से बेमिसल है। इस किताब के तफसीली मताले से ये बात आयाम होती है कि जमील जालबी ने इस किताब की तैयारी में हिजरी और ईसवी तकवीम को अपनाया है, यानी उन्होंने दोनों तरह की हिजरी तारीखें और ईसवी तारीखें दोनों को लिया है। अदबी तारीख के हमरा सियासी तारीख भी चलती रही है। ये अंदाज जहाँ एक तरफ कारी के लिए उलझन का बायस भी बनता है, वहीं इस किताब की जामियत की तरफ भी इशारा करता है। तारीखी, सियासी और अदबी बहसों को अदवार और इलाकों के हमरा नहायत खूबी और सराहत से बयान किया गया है। डॉक्टर जमील जालबी लिखते हैं, अब तक जितनी अदबी तारीखें लिखी गई हैं, इनमें मुख्तलिफ इलाकों का कदीम उर्दू अदब अलग अलग अकाई की हैसियत रखता है। गोया ये सब अलग अलग जजीरे हैं जिनके अदब ज़ुबान के मुताले का मजमूई नाम तारीख़ अदब रख दिया गया है।
डॉक्टर जमील जालबी कहते हैं कि मेरे लिए ये बात काबिल कबूल नहीं थी कि गुजरात, दक्कन और शुमाल का अदब अलग अलग जजीरों की हैसियत रखता है और एक का ताल्लुक दूसरे से कुछ नहीं है। जब मैंने असरात व रवायात का मुताला किया तो इनके मबैन ऐसा सिलसिला नजर आया जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, एक दूसरे से पैवस्त था। गोया जमील जालबी ने इलाकाई लिहाज से असरात, मुहर्रकात, खसाइस और उर्दू अदब की इज्तमाई रूह की दरियाफ्त के लिए इलाकों के बाहमी इर्तबात के सिलसिले को मद्देनज़र रखा है। यानी डॉक्टर जमील जालबी ने जब तारीख़ी अदब का जायज़ा लिया है तो इन इलाकों के जो असरात पड़े हैं और फिर उर्दू अदब की जो इज्तमाई रूह बनी है उनको इसी के इसके राब्ते के तौर पर इसको देखा है। जमील जालबी ने जो दूसरी तारीखें लिखी गई उसके बरखिलाफ उस दौर के मुमताज़ और नुमाइंदा शायरों, अदीबों के ज़हनी असरात और उनकी तख्लीकी काविशों को मरकज़ निगाह बनाया है। जमील जालबी ने हर शायर के तारीखी और अदबी हवालों को मद्देनज़र रखा है, कदीम दौर के मखतूतात की जमा आवरी समेत तारीख में दर्ज किया है और इसके साथ साथ इख्तिसार के साथ रवायत के उतार चढ़ाव की दास्तान भी बयान करती है। यानी वो एक सिलसिला जो कि अदब के आगे बढ़ने में कारआमद साबित होता है, उसके जमील जालबी ने साथ साथ उस रवायत को भी बयान किया है। जमील जालबी ने तारीख़ अदब उर्दू जिल्द अव्वल में हिंदवी असरात की बहुतात की तरफ इशारा किया है, क्योंकि जब उर्दू ज़ुबान का अहद बेहद जायज़ा लिया जाए तो हम देखते हैं कि हिंदी या हिंदवी ज़ुबान जो है बरसगीर पाक व हिंद में, जो कि जिसको उर्दू का पुराना नाम भी कहते हैं, तो उसके असरात की बहुतात नज़र आती है। इसके अलावा जो उर्दू ज़ुबान में जो तलमीहात इस्तेमाल हुई हैं, असातीर इस्तेमाल हो गई हैं, उनमें भी हिंदू समाज का गलबा दिखाई देता है। इनके नज़दीक आगाज़ से 10वीं सदी हिजरी तक ये असरात कायम रहे हैं। दूसरा बड़ा तासुर जो उर्दू ज़ुबान ने कबूल किया वो फ़ारसी और उसकी रवायत है। यानी पहले हमने देखा कि उर्दू ज़ुबान पर हिंदी और हिंदवी असरात गालिब रहे, हिंदुओं के असरात गालिब रहे। उसके बाद हमने जांचा कि उर्दू ज़ुबान ने फ़ारसी से बड़ा असर कबूल किया। अदबी तवील रवायात और अज़ीमुश्शान ज़ख़ीरे की बदौलत फ़ारसी बहुत सरवतमंद ज़ुबान थी, जिसने उर्दू अदब को नए तर्ज एहसास समेत नई असानीफ, नए असनाफ, असालीब, कनायात और जदीद दायरे अता किए। तहजीबी और सियासी कुव्वत भी फ़ारसी में शामिल थी। ये दोनों कुव्वतें यानी हिंदी असरात और फ़ारसी असरात जब उर्दू के रंग में शामिल हुए तो एक नई तहजीब की ज़ुबान बनकर सामने आए। जमील जालबी के मुताबिक औरंगज़ेब आलमगीर की फ़तह दक्कन के बाद शुमाल और जनूब उर्दू का घर आंगन बन गए। यानी जो शुमाली इलाका था और जो जनूबी इलाका था वो यूं हुआ कि जैसे घर और उसका सहन होता है कि वो दोनों का आपस में राब्ता बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसके साथ साथ उर्दू की दक्कनी रवायत दम तोड़ने लगी। लेकिन वली दक्कनी इस रवायत में तब्दीली का बायस बनते हैं और जनूब की तवील रवायत शुमाल की ज़ुबान और लहजे से मिलकर एक नया आलमगीर मियार अदब तलाश करती है। यानी हम देखते हैं कि वली दक्कनी की शायरी ने बरसगीर पाक व हिंद की शायरी पर बहुत असरात मुरतब किए हैं। यानी वली का दीवान जब दिल्ली पहुंचता है तो यहाँ की शायरी पर बहुत गहरे असरात मुरतब करता है। यानी हमने देखा कि वो असरात यानी हिंद और हिंदवी असरात और फ़ारसी असरात जो थे वो पूरे बर आज़म पर पड़े और फिर जब ये असरात पड़े तो ज़ुबान का नाम जो तश्कील पाया वो रेख्ता कहलाया। यानी जब हम उर्दू के कदीम नामों को देखते हैं
तो कभी हम उसको हिंदी और हिंदवी का नाम देते हैं, कभी गुजराती का नाम देते हैं, कभी दक्कनी का नाम देते हैं और कभी रेख्ता का नाम भी देते हैं। और ख़ास तौर पे रेख्ता उस ज़माने में उस शायरी को भी कहा जाता था जिसका एक मिसरा फ़ारसी में और एक मिसरा उर्दू में होता था, और बाज़ औक़ात आधा मिसरा फ़ारसी में और आधा जो था वो हिंदी में होता था। तो उसको रेख्ता का नाम दिया जाने लगा। बाद में रेख्ता का नाम उर्दू ज़ुबान के लिए इस्तेमाल होने लगा। रेख्ता से उर्दू ने उर्दू मोहल्ला की शक्ल इख्तियार कर ली और फिर मुख्तसर होकर इस ज़ुबान का नाम उर्दू पड़ गया और इसकी सबसे मुमताज़ तरीन सिंफ जो थी वो गज़ल करार पाई। डॉक्टर जमील जालबी ने इस तारीख को मुरतब करने में सोफिया और बुजुर्गान दीन के कारनामों, मलफूजात और उनके असरात के भी हिंदवी माशरे पर असरात को, अदबी रवायात को आगे बढ़ाने का एक मुहर्रिक तस्लीम किया है। न सिर्फ सूफिया कराम बल्कि जो बुजुर्गान दीन ने जो बर सगीर पर में जो कारनामे सर अंजाम दिए और उनका उर्दू शायरी पर भी बहुत असर पड़ा, उनके जो फरमूदात थे उनके भी असर जो थे वो उर्दू नसर पर पड़े, उर्दू शायरी पर पड़े। इन सब को डॉक्टर जमील जालवी ने एक बड़ा मुहर्रक करार दिया है। इसके अलावा उन्होंने मजहबी हवालों, माशरती हवालों और तहजीबी हवालों का तालमेल भी नुमायां किया है। गुरु नानक, कबीर, खुसरो और दीगर शख्सियात के असरात भी उर्दू शायरी पर बयान किए हैं। जो हमने पहले देखी थी कि कोई भी अदब जो है वो खला में तश्कील नहीं पाता, वहाँ के मजहबी, मुआशरती, तहजीबी असरात जो हैं वो उस अदब पर पड़ते हैं। तो डॉक्टर जमील जालवी ने भी इन तमाम असरात का खोज लगाया है जो बुजुर्गान दीन की वजह से, जो बड़े बड़े मजहबी जो लीडर थे उनकी वजह से शायरी और अदब पर आते रहे। फिर जमील जालवी कहते हैं कि ज़ुबान की अहद ब अहद तब्दीलियाँ, इर्तका अदबी सूरतों में वक़ू पज़ीर होता रहा। मतरूक अल्फाज और मुनहरिफ अल्फाज की शक्लों को भी डॉक्टर साहब ने अपनी इस किताब में वाज़े किया है और शोरा के नमूना हाय कलाम को सामने रखते हुए नक़्दो अदब के मुख्तलिफ पैमानों को तारीख़ अदब उर्दू के सफ़हात पर सजा दिया है। तारीख़ अदब उर्दू जिल्द अव्वम 18वीं सदी के मंजरनामे पर मबनी है। तालबाद हम देखते हैं कि तारीख़ अदब उर्दू में डॉक्टर जमील जालवी ने किस तरह से अदबकारों का जायज़ा लिया है। ये किताब 648 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इस जिल्द में 18वीं सदी के तर्ज़ फ़िक्र, तहज़ीबी और माशरती रवैयों की उम्दगी से अक्कासी की गई है। शुमाली हिंद में उर्दू शायरी की इब्तदाई रवायत, वली दक्कनी और शुमाली हिंद के असरात, तख्लीकी रवैयों, इहाम गोई और इहाम गो शोरा के हमरा रद्द अमल की तहरीक, असबाब और म्यार सुखन की वजाहत की है। ये जिल्द 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हिस्सा अव्वल में सियासी और तहजीबी मंजरनामा जो कि 17वीं सदी की देन था का मुताला किया गया है, जो 5 फसलों पर मबनी है, जबकि हिस्सा दव्वम 5वीं फसल के चौथे बाब से बाब शिशुम का अहाता किए हुए है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मीर दर्द, मीर सोज, मीर असर, कायम और दीगर शोरा के अबवाब के साथ ही उर्दू नसर के रुझानी पहलुओं, असालीब और अदबी खसूसियात की वजाहत मिलती है। इस किताब का जो हिस्सा दव्वम है और उसकी 5वीं फसल के चौथे बाब से छठे बाब तक में जो उर्दू शायरी के अहद ज़रीन के शायर हैं मोहम्मद रफ़ी सौदा, मीर दर्द, मीर सोज, मीर कसर, मीर तकी मीर के लिए अबवाब को मखसूस किया गया है। इसके साथ साथ उस ज़माने में उर्दू नसर के रुझानी पहलुओं का भी जायज़ा लिया गया है। तनकीदी नसर और असालीब, मजहबी, तारीख़ी और अफसानवी अंदाज की नसर को भी नुमायां जगह दी गई है। किताब के आखिर में कुतुब मंजूमात, मौज़ूआत, लिसानियात, इश्ख़ास और मकामात से मुतल्लक़ अशारिया तरतीब दिया गया है। जालवी साहब ने इस जिल्द में तशरीही, लिसानी
لسانیاتی، اخلاقی، جمالیاتی صورتوں کا تخلیق و تاریخ کے طور پر مقام واضح کیا ہے۔ شاعروں اور مصنفوں کے مستند اور مربوط حالات زندگی بھی متعین کیے گئے ہیں اور کچھ کا احوال فراہم کرنے میں معذرت کا سہارا بھی لیا گیا ہے، وہ لوگ کہ جن کا احوال دستبرد زمانہ ہو چکا ہے۔ اس جلد کو ہجری سن میں ترتیب دیا گیا، مگر سہولت کی خاطر عیسوی سن بھی تحریر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح کتاب کے آخر میں حواشی کی ترتیب دی گئی ہے۔ تاریخ ادب اردو جلد سوم، 19ویں صدی کے مقامی شعر و نثر کے رجحانات کا احاطہ ہے۔ یہ کتاب 2008 میں مجلس ترقی ادب لاہور نے شائع کی اور یہ بھی کافی ضخیم کتاب ہے، 1095 صفحات پر مشتمل ہے۔ 2008 تک تاریخ ادب اردو کے سفر کا آغاز ہوئے 40 برس گزر چکے تھے، زبان و ادب کے حوالے سے مزید مربوط و منظم ہو چکے ہیں۔ زمانے کی ترتیب جدید کی بدولت کافی بہتر ہو چکی ہے اور لوگوں نے تاریخ کے رجحانات کی اہمیت کو تسلیم کر لیا ہے۔ یعنی جب یہ کتاب 2008 میں منظر عام پر آئی تو اس تاریخ ادب کے یعنی جو پہلی انہوں نے کتاب مرتب کی تھی اور اس تک آنے میں 40 برس کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس ایسے میں لوگوں کو کچھ نظریات مل چکے تھے، آپس میں ان کے تاریخ کے درمیان ایک رابطہ تشکیل پا چکا تھا اور نئے زمانے نے تاریخی رجحانات کی اہمیت کو بھی تسلیم کر لیا تھا۔ اس جلد میں 19ویں صدی کا احوال، سیاسی منظرنامہ، تہذیبی و معاشرتی رویے اور ان کی تبدیلیوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ شاعری و نثر میں درمیانی کڑیاں، کشمکش، زبان کا اتار چڑھاؤ، ادبی مارکے، روایت، درائت میں تبدیلی، خصوصاً انگریز حکومت کے زیر اثر فورٹ ولیم کالج کے ابتدا و اثرات کو بھی جگہ دی گئی ہے۔ یعنی 19ویں صدی کا جو ادب ہے اس کتاب میں اس سب کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اور آپ جانتی ہیں طالبات کہ فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں قائم ہوا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے اردو نثر کو بہت فائدہ پہنچایا، لیکن طالبہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ انگریزوں نے یہ کالج صرف اپنے لوگوں کو اردو زبان سکھانے کے لیے قائم کیا، جبکہ اس کے رد عمل کے طور پر یا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اردو زبان کو فروغ ملنے میں بھی اہم کردار اس کالج نے ادا کیا۔ اس جلد کے آخر میں بھی اشاریہ ترتیب دیا گیا ہے۔ جمیل جالبی نے تاریخ ادب اردو کے سفر کے آغاز کی شروعات میں جن عزائم کا اعادہ کیا تھا وہ تیزی سے ان کی طرف مائل رہے۔ جمیل جالبی کا فن یہ ہے کہ وہ قاری کو اپنے ہمراہ رکھتے ہوئے ہندوستان کے ہر گلی کوچے میں لے جا کر اس کی تہذیب و تمدن سے ملاقات کروا دیتے ہیں۔ یعنی جب وہ تاریخ کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں صرف فن پاروں کو نہیں پکڑتے اور ان پر تنقید نہیں شروع کر دیتے، بلکہ اس زمانے کی معاشرت، اس زمانے کی تہذیب و ثقافت، اس زمانے کی لسانی روایات، ان سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اور جب ہم اس دور کی تاریخ ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تو نہ صرف ہم ادبی اصناف سے متعارف ہوتے ہیں بلکہ ہم اس زمانے کے گلی کوچوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں کی تہذیب و تمدن کے متعلق جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں اردو زبان کے انمٹ نقوش پلے بڑھے دیکھا جائے تو ان کا انداز پاٹ اور بے رنگی لیے ہوئے نہیں ہے۔ طالبہ جمیل جالبی کا جب ہم اسلوب دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں جامد نظر نہیں آتا جو کہ قاری کو اکتا دے اور قاری جو ہے وہ بد مزہ ہو جائے، کرواہٹ سی عطا ہو جائے اس کو، بلکہ جب ہم ان کا اسلوب دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں ایک ندی کے بہاؤ جیسا سبک سا نظر آتا ہے جس کی ہر لہر ٹھنڈک آمیز اور سکون آور ہے۔ تواریخ عموماً ایسی باتوں سے بے بہرا ہوتی ہیں، بڑی خشک سی ہوتی ہیں کہ ادب کا قاری جب اس کا مطالعہ کرتا ہے
تو وہ बोरियत महसूस करता है। लेकिन जब हम तारीख़ अदब उर्दू जमील जालबी की तारीख़ का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि जहाँ दूसरी तारीखें जो हैं वो तारीख के नाम पर इल्मियत व फजीलत का बोझ लाद देती हैं और जिस किताब लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हम जमील जालबी के काम को देखते हैं कि उन्होंने इस काम को अपनाया और इतने अच्छे तरीके से अपनाया और इसको फिर बड़ी खूबसूरत अंदाज में निभाया भी। उन्होंने ऐसा अंदाज़ बयां इख्तियार किया जो अदब की फ़िक्री, तनकीदी और तहज़ीबी रूह के लिए नहायत मौज़ूं है। वज़ीयत मजमूई तारीख़ अदब उर्दू डॉक्टर जमील जालबी का ऐसा अनमोल और अनमिट नकूश है जिसे वक्त का सर्द व गर्म धुंधला नहीं सकता और जिसकी ताबो तवानाई आने वाले दिनों को माजी का सुराग देती रहेगी। तालबात आज जमील जालबी हम में नहीं, लेकिन इनका ये अनमोल काम, ये मुनफरिद काम जो है, इनके नाम को हमेशा जिंदा व पाइंदा रखेगा। ये कुछ किताबें हैं जिनसे इस तनकीदी जायज़े को तश्कील देने में मदद मिली, जिसमें नसीम फातिमा ने डॉक्टर जमील जालबी की सवानही किताबियात के मुतल्लिक़ लिखा है। आबद हसन मंटो, साद मसूद, अली जावेद और खुद जमील जालबी की किताब से कुछ इक़्तिबासात लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया।